Class 7th students, I hope you all are fine. आज हम पाठ 7 गीली मिट्टी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अमृत राय, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं। उनका जन्म 1921 में वाराणसी में हुआ था। अपने पिता प्रेमचंद की भांति ये भी मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार थे। उन्हें अनुवादक और जीवनीकार के रूप में भी ख्याति मिली। इसके अतिरिक्त इन्होंने समालोचनाएं और व्यंग्य भी लिखे। इन्हें प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। इनका विवाह प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सुपुत्री सुधा चौहान से हुआ था। प्रेमचंद की बिखरी रचनाओं के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने हंस का संपादन भी किया। 14 अगस्त 1996 को इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं सुबह का रंग, लाल धरती, भटियाली, फांसी के तख्ते आदि हैं। आज हम गीली मिट्टी कहानी में एक भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। नींद में जैसे ही मैंने माया की आवाज़ सुनी, ये लेखक बोल रहा है, चौंक कर मेरी आँख खुल गई। बगल के पलंग पर नजर गई, माया वहाँ नहीं थी। आज इतने सवेरे माया कैसे उठ गई, कुछ बात समझ में नहीं आई। आवाज़ दरवाजे पर से आई थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि माया दरवाज़ा खोले खड़ी है और बाहर के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी मंझोले कद का, सिर्फ एक जरा सी लुगड़ी लपेटे। लुगड़ी मतलब एक पतला सा कपड़ा फटा हुआ, बाकी धड़ और टांगे नंगी उकड़ू बैठा है। माया दरवाज़ा खोलने आई तो आज सबसे पहले इसी आदमी के दर्शन हुए। मैंने भी देखा और मुझे भी गुस्सा आया कि यह मरदूद कहाँ से आया। मरदूद मीन्स निकम्मा कह सकते हैं इसको। मैंने डपट कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? दोनों ही सवालों का जवाब आसान था। मैं एक गरीब भिखमंगा हूँ जिसके सर पर छप्पर नहीं है, या जी नहीं, सिकरम नहीं ली, यूं ही चलकर आया। सिकरम का मीन्स होता है तांगा या कुछ भी, चल गाड़ी, टमटम। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि मुझे और भी खला। उस भिखारी ने कुछ नहीं बोला। इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो कुछ भी नहीं बोला। और मैंने आवाज़ में और तेज़ी लाते हुए कहा, बोलता क्यों नहीं, बहरा है? फिर भी कोई आवाज़ नहीं। जवाब हो भी क्या सकता था अगर सचमुच वह बहरा था, मगर कौन कह सकता है कि वह बहरा था ही। आजकल इस तरह के बने हुए आदमी, लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले ही मुझे लगा कि यह मैं गलत कर रहा हूँ। बने हुए आदमी दिन के वक्त भेष बनाकर भीख मांगा करते हैं। इस तरह रात को किसी के बरामदे में आकर सो नहीं जाते, जाड़े की ऐसी रात में। और मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर गया। बिछौना निकहरी जमीन पर टाट के घिसे हुए पौने गज के टुकड़े से बना ओढ़ना, और हाँ, एक चिक भी। चिक का मतलब होता है एक किस्म की घास, जो कि बांस से बना पर्दा, जो उसने हमारे दरवाजे से उतार अपने ऊपर डाल ली। बाहर पड़ा टंगा रहता था पहले, पर्दा की जगह पे बांस की एक चटाई जैसी। उस वक्त एक गद्दे और लिहाफ से भी मेरा काम ठीक से नहीं चलता। जी होता कि और कुछ ओढ़ ले, मतलब इतनी सर्दी पड़ रही थी। और वो भिखारी कैसे टाट के उसमें और इसमें पड़ा रहा चटाई में। कैसे कटी होगी इसकी रात, लेखक सोच रहा है। नींद तो क्या आई होगी, दांत बजते रहे होंगे, जांघों में हाथ डाले राम का नाम जपता रहा होगा, या शायद टहलकर ही रात काटी हो। किसने देखा और किसको दिखाने के लिए यह शक्ल बनाई है? इस ठंडी सूनी दीवारों को बने हुए आदमी, यह क्या बना हुआ आदमी है? और अपनी बात मुझे खुद सताने लगी। उसने कह तो दिया, पर उसको फिर उस पछतावा हुआ अपनी बात पर। मगर उस आदमी को इस समय कि मेरी आत्म पीड़ा से उतना कम प्रयोजन था जितना कि 2 मिनट पहले ही कठोरता और ठिठरे हुए हाथों से चिक को दरवाजे पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते के बीज जो बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता है उसने हमारे ही पेड़ से एक कच्चा पपीता तोड़कर उससे अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी शायद वह पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सका था। आधा टुकड़ा किसी तरह नोच नाच कर खा गया और आधा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। पपीते के बीज सब इधर उधर छिटके हुए थे, जिन्हें वह अब बटोर रहा था। पता नहीं
क्यों उसे इस बात का ख्याल आया। वह यह भी सोच सकता था कि जिसका यह घर है वह सफाई करवा लेगा, मगर नहीं, वह जानवर नहीं है कि सफाई का उसे कोई ख्याल ना हो। जहाँ उसने रात गुजारी है, जहाँ से अब वह जा रहा है, उस जगह को गंदा करके वह जाना नहीं चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उसके दिल में क्या बात थी। हो सकता है बस इतनी सी बात रही हो कि यह सब गंदगी साफ कर दो, नहीं तो साहब नाराज होंगे और उस अपने नौकर को बुलाकर 10-5 लात घूंसे लगवा देंगे। जो भी बात उसके दिल में आई हो और जो भी उसके पहले के तजुर्बे रहे हों, मैं कुछ नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि उसने सारी चीज़ें साफ कर दी, वो कचरा वगैरह। मैंने बस इतना देखा कि वह जाड़े के मारे ठुठुरती हुई उंगलियों से जैसे तैसे गंदगी इकट्ठी कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका पाला पड़ता होगा, क्या क्या उस पर बीतती होगी, दुनिया को वह कैसे समझाता होगा। आज इंसान जिस तरह तरक्की करता हुआ हजारों साल पीछे पहुंच गया है, जबकि वह पहाड़ की गुफाओं और जंगलों में रहता था और इसी तरह नंगा घूमता था और शायद इसी तरह कच्चे पपीतों पर बसर करता था। इस तरक्की में इस आदमी का क्या हाथ है? और मुझे पता नहीं क्यों उस पर बेहद तरस आया। इस घर की दुनिया में उसका कोई नहीं, उसके पास कहीं अपनी एक नन्ही सी कोठरी भी नहीं। बस इतनी आसमान के छप्पर के नीचे उसकी रातें बीतती थी और यह कि ठिठुरती हुई सर्दी में उसके तन पर बस एक लुगड़ी थी। वह गाय बैल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था, मगर इन सब बातों से ज़्यादा इस बात पर कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह नहीं कि वह गीता प्रवचन देने लगता, अल्लाह सुनाने लगता, रो सकता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। उठकर बैठ गया और चलने की तैयारी में जगह की सफाई करने लगा। उसने ना कोई शिकायत की और ना कोई फरियाद। कैसा अजीब आदमी है। इसने हमसे अगर खाना खिलाने की तलब की होती तो क्या हम उसे खाना ना खिला सकते? या कहा होता है कि तन ढकने के लिए 2-1 कपड़े दे सकते हो, मगर अब शायद उसे इंसान से इतनी उम्मीद बाकी नहीं रही थी। अब तो शायद वह इसलिए जी रहा था कि मौत नहीं आती और अगर किसी तरह ना आई तो एक रोज़ खुद जाकर हाथ पकड़कर खींच लाएगा, फिर उसी तरह उसी घिसे हुए टाट के कफन में लपेटकर कोई मेहतर घसीट कर वहीं फेंक आएगा। मेहतर मीन्स वो जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना, उनसे पहले बोलते थे। कहानी कहने में जितनी देर लगती है, वाकया में उतनी देर नहीं लगती। अब उसने सब बीज इकट्ठे कर लिए थे और उसे फेंकने बाहर जा रहा था। इस वक्त मैंने उसे बतलाने ज़रूरी समझा कि इस तरह किसी के घर में घुस आना ठीक नहीं होता। अब फिर कभी मत आना। मगर अपने ही कानों में मुझे अपने शब्द खोखले सुनाई पड़े। वह लौटा और अपने टाट उठाकर चला गया। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वह काफ़ी दूर चला गया। मैंने माया से कहा, एक कुर्ता पजामा तो दे देते उसे और 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैंने भोर के धुंधलके में उस आदमी को आवाज़ दी, मतलब सुबह सुबह हल्का हल्का उजाला होता है ना, उसको बोलते हैं धुंधलके। ओ आदमी, ओ आदमी, क्योंकि उसका नाम मुझे मालूम नहीं था। वह लौट पड़ा। माया ने लाकर एक कुर्ता पजामा और 1 रुपया मुझे दिया और मैंने बाहर निकलकर दोनों चीज़ें उसके हाथ में दे दी। दोनों कपड़े और रुपया लेकर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वह जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर पता नहीं क्यों मुझे अपनी आंखें नम होती मालूम हुई, फिर आंसू बहने लगे। मैंने खुद अपनी इस हालत पर हैरानी हुई, क्योंकि मैं किसी मायने में नरम दिल का आदमी नहीं हूँ, मगर फिर भी हर बार जैसे एक लहर सी उठती जो जाकर मुझसे टकराती थी और मुझे भिगोकर चली जाती। माया तब तक भीतर दरवाजे पर खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि वह कोई भी मेरे इन बचकाना आंसुओं को देखे। मैं बाहर सड़क पर निकल गया और घूमने लगा। मगर मैं घूम नहीं रहा था, रो रहा था, जैसे रह रहकर कोई मेरे दिल को महसूस रहा हो। माया को जानने को हुई तो उसने पुकार कर कहा, भीतर चलो ना, वहाँ क्या कर रहे हो? अपनी एक आवाज़ की भर्राहट को छिपाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अब नींद थोड़े ही आएगी, अच्छी तरह सवेरा हो गया है। और फिर कोई 15 मिनट तक मैं घूम घूम कर रोता रहा। शायद बरसों बाद मैं इस तरह रोया। मुझे अपनी ऊपर हुई हैरानी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म आ रही थी और यह सोचकर खुशी भी हो रही थी कि मेरा दिल अभी मरा नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है इसलिए मैंने अपने आंसुओं को कुछ ढील दे रखी थी, मगर इतना मैं जानता हूँ कि कोई बेईमान आंसू नहीं थे। शायद उस आदमी के दिल की घुटन थी जो इस वक्त मेरे आंसुओं की शक्ल में बाहर आ रही थी।
वह पछता रहा था क्योंकि उसने उस व्यक्ति से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अभी आग के एक ही गोले से चिटक कर यह सारी सृष्टि बनी, वैसे किसी कुम्हार ने गीली मिट्टी के एक गोले से इन सब इंसान के दिल बनाए हैं और उनका साज कुछ इस तरह मिलाकर रख दिया कि एक का दर्द दूसरे के सीने में जाकर बजने लगता है। थैंक यू।